हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम रसायन विज्ञान में द्रव्य व द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पेट एग्ज़ाम में पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन यूपी SSSC जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो उम्मीद है कि क्या पता इस बार भी पेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो चलेंगे, आज हम लोग द्रव्य व द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, द्रव्य क्या होता है, सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में सीखेंगे। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की परिभाषा को यहाँ से समझिए, जो स्थान घेरता है। हमेशा याद रखिए, जो स्थान घेरता है और तथा जिसमें भार होता है वो उसे द्रव्य कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। जितनी भी इस संसार की वस्तुएं हैं और जो स्थान घेर रही हैं और जिसमें भार है वो द्रव्य हैं। हालांकि इनकी परिभाषा और आगे बढ़ाओ, ये भी कहिए, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वो द्रव्य है। तो देखिए, केवल आप इतने से मतलब रखिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है वो सब द्रव्य हैं। तो जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उन सब में भार होता है, वो सब स्थान घेरती हैं। जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो सब स्थान घेरती हैं, सब में भार होता है, तो वो भी द्रव्य हैं। अच्छा, द्रव देखो, द्रव भी द्रव्य है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, द्रव कैसे द्रव्य है, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, पानी हुआ, पानी जल एक ही हुआ। तो ये सब जो है ये द्रव्य है, क्योंकि जल जो है वो भी स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। दूध स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। तेल स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। अच्छा, बहुत से लोग क्या होता है, द्रव और द्रव्य एक ही समझते हैं। तो भैया, द्रव और द्रव्य एक ही नहीं है। द्रव जो है भाग है, द्रव्य का भाग है, द्रव्य का अवस्था है। द्रव्य का अवस्था द्रव है। ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। अच्छा, गैस भी क्या है, स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, तो वो भी द्रव्य है। तो देखिए, तो आप द्रव्य समझ गए। तो द्रव्य में एक चीज़ जान लीजिए, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए, द्रव्य की जो एक अवस्था है वो ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था, इंग्लिश में इसको जो है सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और द्रव्य की जो दूसरी अवस्था है वो द्रव अवस्था है। इसको भी समझ लीजिए, द्रव अवस्था। तो ये, अच्छा, इंग्लिश में इनको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर देख ही लेते हैं, ठीक, सॉलिड स्टेट। और इनको क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और देखिए, गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैस स्टेट बोलते हैं, गैस अवस्था। तो यहाँ पर देखिए, गैस अवस्था क्या होता है, गैस स्टेट। इनके थोड़े से परिभाषा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चूँकि जो यूपी SSSC जो पेट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भराती है, उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है क्लास 10th पास रखा है। तो कक्षा 10 वाले भी पेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो क्या पता स्तर को लो करके यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो जिनको नहीं आता वो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट के अंदर देखते हैं। देखिए, ठोस क्या होता है, जिसका आकार, देखिए हम आकार लिख रहे हैं और आयतन लिख रहे हैं। ये आकार और आयतन दोनों के लिए है, ठोस अवस्था के लिए, द्रव के लिए, गैस के। यहाँ देखिए आकार, ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ पर इनको आप समझ लीजिए, मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस अवस्था कहलाता है। यही आकार और आयतन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका निश्चित होता है, रटना नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए, आकार निश्चित होने का मतलब, अगर द्रव को ठोस को किसी बर्तन में रख दीजिए, क्या उसकी तली में, उस बर्तन की तली में फैल जाएगा? तो भैया, ठोस चीज़ें फैलती नहीं, नीचे नहीं फैलती। तो जब नीचे नहीं फैलता है तो उसका आकार निश्चित माना जाएगा। आयतन निश्चित होने का मतलब समझिए, जैसे अगर किसी ठोस को रख दो तो क्या वो नीचे से, तली से उठकर ऊपर उड़ जाएगा? नहीं उड़ता है। ठोस कहाँ उड़ता है? तो उसका आयतन भी निश्चित हो गया। यही चीज़ होता है।
तो बहुत संक्षेप में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, आकार के सामने लिख रहे हैं, और आयतन इनका निश्चित होता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाता है। परिभाषा यहाँ डिफिनीशन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की है। जैसे किसी द्रव को पानी रख दीजिए या दूध रख दीजिए, किसी थाली में अगर आप रखते हैं तो थाली में नीचे फैल जा रहा है। मतलब अगर नीचे वो फैल रहा है, तली में फैल रहा है, तो समझिए उसका आकार अनिश्चित है, क्योंकि वो फैल रहा है, रुक नहीं रहा, अनिश्चित रूप धारण कर रहा है। और अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर उड़ जाए, तो नीचे से ऊपर उठ जाए तो समझिए उसका आयतन भी अनिश्चित है। लेकिन द्रव में क्या होता है, नीचे फैल तो जाता है लेकिन ऊपर उड़कर नहीं उठता है। तो ऊपर उड़कर नहीं उठता है तो उसका आयतन निश्चित हुआ। जो चीज़ नीचे से ऊपर उड़ जाएगा उसका आयतन अनिश्चित होगा। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है। अगर पानी को किसी बर्तन में रखेंगे तो नीचे तो फैल जाएगा लेकिन ऊपर उड़कर नहीं जाएगा, तो उसका आकार अनिश्चित हुआ और आयतन निश्चित हुआ। लेकिन गैस में क्या है, वो नीचे भी फैलेगा और ऊपर भी फैलेगा। तो द्रव गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। हम यहाँ थोड़ा सा बहुत सामान्य लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए हैं जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा रहे वो भी समझ जाए। गैस का आकार और आयतन कैसे अनिश्चित होता है, जैसे गैस को किसी बर्तन में अगर आप रखते हैं तो नीचे तली में फैल जाता है तो उसका आकार अनिश्चित हो गया। आकार क्या हो गया, अनिश्चित। और वह नीचे से उड़कर ऊपर भी चला गया तो उसका आयतन भी अनिश्चित। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस अवस्था कहलाता है। और द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। और द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाता है। तो देखिए बहुत संक्षेप में हमने अध्ययन किया। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ये निश्चित अनिश्चित वाला सिस्टम याद कर लीजिए कैसे क्या है, इसको समझ लीजिए। अब मेन यहाँ पर हम टॉपिक में आ जा रहे हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो देखिए द्रव्य की अवस्था परिवर्तन से यहाँ से अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, इसको निश्चित तौर पर पढ़ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या पता है अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता है यहीं से ही आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन से ही आना चाहिए। तो देखिए द्रव्य की जो अवस्था परिवर्तन है, 3 अवस्थाएं द्रव्य की होती हैं। ठोस अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। दूसरा देखिए क्या होता है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। और तीसरा जो होता है वो गैस अवस्था होता है भैया जी, गैस अवस्था। तो ये देखिए गैस स्टेट, तो ये ठोस अवस्था हो गया, ये द्रव अवस्था हो गया, ये गैस अवस्था हो गया। तो देखिए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, अगर यह कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम गलनांक पढ़ेंगे, इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए वह निश्चित ताप पर ध्यान में रखिए, निश्चित ताप, अभी सब एकदम ध्यान में आ जाएगा। इसको गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। यहाँ पर देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी निश्चित ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मतलब आप समझिए निश्चित ताप ही पदार्थ का गलनांक है। लेकिन जौने तपवा पर, जौने गर्मिया पर या जौने अचिया पर ये ठोसवा पिघल के द्रव बदल जाई, वह गर्मिया, वह तपवा, वह अचिया गलनांक कहलाएगा। सिंपल सी भाषा है। गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए पॉइंट को हम पीटी से डिनोट कर दे रहे हैं, पीटी शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर से देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर ठोस से वह द्रव में बदल जाए, कोनो ठोस पदार्थ द्रव बन जाए, तो उसी निश्चित ताप को क्या कहेंगे, पदार्थ का गलनांक। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोहे को ले रहे हैं। लोहा जो है बाबू एक ठोस पदार्थ है, लोहा एक ठोस पदार्थ है, आयरन ठोस पदार्थ है। अगर इसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर दे देंगे, एक पतले से लोहे को अगर हम 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो वह पिघल जाएगा, वह द्रव बन जाएगा। फिर वो लोहा नहीं रह जाएगा, लोहे का लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। 1400 पर नहीं बदलेगा, 1500 पर बदलेगा। तो 1500 इसका गलनांक हो गया, क्योंकि 1500 पर एक गल जा रहा है। तो यह निश्चित ताप हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम मान लीजिए टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन का 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप ध्यान में रखिए, टंगस्टन जो है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर टंगस्टन को 3400 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, टंगस्टन एक ठोस धातु होता है, तो यह पिघल कर क्या हो जाता है, पिघल कर द्रव बन जाएगा। इसीलिए जो बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, जो बल्ब में जो जलता है, जो सामान्य बल्ब होता है, जो शीशे वाला होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो उसका तंतु होता है, वो टंगस्टन का बनाया जाता है, जिससे वो जब 3400 डिग्री सेल्सियस को गर्म होगा तभी वो टूटेगा, तभी वो पिघलता है। इतना आसानी से वो नहीं पिघलता है। तो ये चीज़, एक क्वेश्चन तो ये भी आपको एक तरीके से याद हो जाना चाहिए कि बल्ब का तंतु किससे बना होता है, उसका फिलामेंट टंगस्टन से, और उसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आपसे गलनांक नहीं पूछेगा, ये गलनांक परिभाषा पूछ सकता है कि गलनांक क्या होता है, ये चीज़ पूछ सकता है। गलनांक वह निश्चित ताप होता है, निश्चित ताप, कोई भी ताप नहीं चलेगा, निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी निश्चित ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, इसको देखिए, गलनांक के बाद होता है क्वथनांक। क्वथनांक देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यह भी निश्चित ताप होता है, सब निश्चित ताप इसमें चलेंगे भैया जी। निश्चित ताप वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उसी निश्चित ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि लिख देगा, क्वथनांक है ठोस का द्रव में बदलना, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना, निश्चित ताप पर द्रव का गैस में बदलना। तो निश्चित ताप पर द्रव का गैस में बदलना, निश्चित ताप वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, माने वो द्रव रहे, अचानक वो क्या बन जाए, बहुत तेज़ी से गैस बन जाए, उसी निश्चित ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा हुआ, सिंपल सा डिफिनीसन हुआ, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो डिफिनीसन होगा, ये भी निश्चित ताप पर होगा, ये भी निश्चित ताप पर। वह निश्चित ताप आप आगे समझ गए होंगे, जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, गैस से लिक्विड में बदल जाए, उस निश्चित ताप को पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। द्रवणांक यहाँ अच्छे से समझिए, इसको लिक्विफिकेशन पॉइंट कहते हैं, लिक्विफिकेशन पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए लिक्विफिकेशन पॉइंट, पीटी माने पॉइंट हो गया, लिक्विफिकेशन पॉइंट वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी निश्चित ताप को पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। ये ध्यान से रखिए, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जिनका साइंस कमज़ोर है वो निश्चित तौर पर पढ़ें, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए वह अब द्रव से ठोस में बदलना, तो द्रव से ठोस में कहाँ बदलता है, द्रव से ठोस तो फ्रिज में बदलता है। आप पानी रख दीजिए, बर्फ़ बन जाएगा, कोई भी फ्रिज में, कहीं बर्फ़ में, कहीं भी रख दीजिए, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब इसको हिमांक बोलते हैं। हिम माने बर्फ़ होता है, हिमांक ही बर्फ़ बन जाना, माने द्रव का ठोस बदलना, तो क्या होता है, हिम बनना, बर्फ़ बनना, हिमांक। इंग्लिश में इसको फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिए। तो देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को पदार्थ का हिमांक कहते हैं, निश्चित ताप पर होता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने 4 डिफिनीशन पढ़े। अगर आपको ये अच्छे से देखिए समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उस निश्चित ताप को पदार्थ का हिमांक कहते हैं। माने हिम वाला अंक, जिसमें कोई द्रव ठोस बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक यही चीज़ फिर से एक बार हम जल्दी करते हैं। माने निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, निश्चित ताप पर द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक, निश्चित ताप पर गैस का द्रव में बदलना द्रवणांक, और निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। ये द्रव्य की अवस्था परिवर्तन हुआ। यहाँ के बाद देखिए 3 डिफिनीशन और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मिटाते नहीं हैं,
देखिए एक चीज़ होता है वाष्पन, वाष्पन भी देखिए क्या होता है, एवापोरेशन, एवापोरेशन। यहाँ पर देखिए आसानी से समझ जाइए, बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री बताया जा रहा है। एवापोरेशन, वाष्पन भी क्या होता है, द्रव का गैस में बदलना। फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं भैया, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, वाष्प माने गैस है तो हुआ। तो वाष्पन क्या होता है, द्रव का वाष्प में बदलना, और द्रव का वाष्प में बदलना मतलब गैस में बदलना तो क्वथनांक भी है। तो वाष्पन और क्वथनांक में अंतर क्या हो गया, देखिए क्वथनांक एक निश्चित ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन वाष्पन क्या होता है, किसी भी ताप पर, यहाँ ध्यान में रखिए, किसी भी ताप पर द्रव का धीरे धीरे, याद रखिए धीरे धीरे, इस क्रिया धीरे धीरे चलती है, क्रिया बहुत फास्ट चलती है, धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव का धीरे धीरे किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो देखिए यह एक क्रिया है, यह एक ताप है, दोनों में अंतर है। यह एक क्रिया है, द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, लेकिन किसी भी ताप पर, और एक निश्चित ताप पर द्रव का गैस में बदलने की क्रिया क्वथनांक कहलाती है। दोनों में अंतर है। क्वथनांक जो है एक निश्चित ताप है और वाष्पन एक क्रिया है, ये धीरे धीरे किसी भी ताप पर होती है। किसी भी ताप जब रहे और धीरे धीरे हो तो वाष्पन। अच्छा, वाष्पन का उदाहरण ऐसे भी ले लीजिए, जैसे अगर आप भीगे तौलिए को किसी मतलब बाहर फैला देते हैं सूखने के लिए, भीगे तौलिए को बाहर फैला देते हैं तो धीरे धीरे उसका जल जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है, यह क्रिया वाष्पन हो गई। या बारिश हो गई तो बारिश के जल जो है रास्ते में ऐसे पड़े रहते हैं गड्ढों वड्ढों में, तो धीरे धीरे सूख जाते हैं। कैसे, वहाँ से वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो वह क्रिया वाष्पन हो गई। तो ऐसे ही देख लीजिए, एक चीज़ और है आपका संघनन। संघनन भी हमको समझना चाहिए। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन देखिए क्या होता है, कंडेंसेशन। संघनन क्या होता है, ये भी वैसे है। संघनन का मतलब हुआ गैस का वाष्प का द्रव के रूप में बदलना, द्रव के रूप में बदलना। यहाँ देखिए, ये भी वाष्प का धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होकर द्रव के रूप में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। फिर देखो, वाष्प का धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव के रूप में या जल की बूंदों के रूप में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। वाष्प का धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव अथवा जल की बूंदों के रूप में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अब यहाँ देखो, गैस भी तो द्रव में बदल रहा है भाई, ये गैस माने वाष्प हुआ, गैस वाष्प भी तो एक गैस होता है, द्रव में बदल रहा है, तो ये तो द्रवणांक कहलाया। और वैसे सेम है, वाष्प द्रव में बदल रहा है, ये संघनन कहलाया। तो दोनों में अंतर है, यह एक निश्चित ताप पर होता है और यह किसी भी ताप पर होता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, किसी ताप पर, किसी भी ताप पर। तो किसी भी ताप पर धीरे धीरे वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया को वाष्प संघनन कहलाते हैं। अब इसका मेन उदाहरण हो जाता है, सबसे ज़्यादा उदाहरण क्या है, जैसे बादल। बादल क्या होते हैं, जैसे धीरे धीरे ठंडा होकर बारिश बन जाते हैं। बारिश का होना, बादल का ठंडा होना होकर बारिश का बनना, यह संघनन का उदाहरण है। कुहरे का पड़ना, कुहरा क्या होता है, जैसे जब खूब ठंडक पड़ती है, ठीक है, तो जो वाष्प होता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बन जाता है, तो वही तो कोहरा होता है। टप 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 ओस गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ समझिए, वाष्प का ठंडा होकर, ठंडक के मौसम में कोहरा पड़ता है, तो जो वाष्प है हमारे वायुमंडल में वो ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में पड़ जाता है। भाई सूर्य निकलता नहीं, ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो धीरे धीरे जल के बूंदों के रूप में मिल जाता है। यही चीज़ संघनन है। तो वाष्प का ठंडा होकर द्रव के रूप में या जल की बूंदों के रूप में बदलना संघनन होता है। इसका बारिश का होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इसके उदाहरण हैं, इसकी डिफिनीसन भी इम्पॉर्टेंट में आता है, तो इसको विशेष तौर पर रखिए। अब एक डिफिनीसन और बचा है, इसको आप लोग देख लीजिए। दूसरा डिफिनीसन क्या है, दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ऐसा
टॉपिक है जहाँ से पेट में ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ऊर्ध्वापातन, 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 ऊर्ध्वापातन क्या होता है इसको देखिए, ये जरूर याद रखिए। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे पहले पदार्थ का एक सामान्य गुण देख लीजिए, पदार्थ का, द्रव्य का एक सामान्य गुण। जैसे कोई पदार्थ है तो पहले वो ठोस से किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, फिर द्रव में गैस में बदलता है, फिर द्रव से क्या बदलता है, गैस में बदलता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। तो ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ये तो पदार्थ का सामान्य गुण हो गया, ठोस से द्रव में, द्रव का गैस में। अब ऊर्ध्वापातन देखिए, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन वह गुण होता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, उसी गुण को ऊर्ध्वापातन गुण कहते हैं। फिर से देखिए, ऊर्ध्वापातन एक गुण होता है, याद रखिए, वह गुण होता है, ऊर्ध्वापातन वह गुण होता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलकर गैस अवस्था में बदल जाती है। ऊर्ध्वापातन वह गुण होता है जिससे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलकर गैस अवस्था में बदल जाती है। तो यही चीज़ ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, आपके पेट में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जा सकता है। तो ये पूछ सकता है कि ऊर्ध्वापातन है, फिर 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें आप उसी विकल्प मारिएगा जिसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। अच्छा, इसके उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है निम्न पदार्थों में ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है या निम्न में नहीं पाया जाता। तो देखिए, मेन एग्जाम, इसके एग्जाम्पल याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए कपूर, कपूर को देखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, ऊर्ध्वापातन सामान्य ताप पर जो है ठोस से द्रव में, गैस में बदल जाता है। तो जैसे कपूर है, अगर कपूर को कहीं बाहर रख दीजिए और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ये पा गया तो ये भैया द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो कपूर इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन भी इसका एक उदाहरण है। आयोडीन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर पा गया, थोड़ी सी गर्मी पा गई, तो वो ठोस अवस्था में होता है, ठोस के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, वो द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। इधर देखिए तीसरा नवसादर, ये पूछा जाता है नवसादर। नवसादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, याद रखिए। कभी कभी नवसादर ना बोलकर अमोनियम क्लोराइड कह देता है, क्लोराइड। तो याद रखिए, नवसादर भी या अमोनियम क्लोराइड भी एक इसका एक उदाहरण ऐसा है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसमें भी ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है। और देखिए इसको देखिए, नेफ्तालीन की गोली, नेफ्तालीन की गोली। नेफ्तालीन की गोली का मतलब होता है, जैसे हमारे गांव में जैसे फुनैनिक गोली बोलते हैं उसको, फिनाइल की गोली या फुनैन की गोली। जो कपड़ावा गोलियाँ सफ़ेद सफ़ेद होती है, जो कपड़ों में रख देने से कीड़े मकोड़े नहीं लगते, या कागज़ वागज़ के बीच में रख देने से लोग बक्से में रखते हैं, उसी को नेफ्तालीन की गोली बोलते हैं। अगर उसको खुले वातावरण में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो द्रव में नहीं बदलेगा, वो गैस बनकर ठोस से सीधे गैस बनकर उड़ जाएगा। तो नेफ्तालीन की गोली उसी को, जो फुनैनिक गोली होती है, जिसको कपड़ावा गोली कहते हैं। गाँव में इसको क्या करते हैं, जैसे कहीं गाय है, भैंस है, या कोई पालतू जानवर अगर कट गया तो इसी को पीस कर बूक कर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इसी गोली को। तो पता चलता है ये एंटी बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक को बैक्टीरिया उस पर नहीं जाने पाएगा और वो चीज़ जानवर सही हो जाता है। तो इन सब में जो है, इन सब में क्या होता है, ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वापातन वह गुण होता है जो सामान्य ताप पर, फिर से सुनिए, ऊर्ध्वापातन वह गुण होता है जो थोड़ी सी ताप पाकर ठोस अवस्था से द्रव में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा इतना ही, और बहुत अच्छे से हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।